अपने लास्ट वीडियो में हमने इंटरिम ऑर्डर्स या अंतरिम आदेश के मेन प्रोविजंस और उसके टाइप, उसके पर्पजेस और उसकी ओरिजिनेशन के बारे में बात की थी। और आज के इस वीडियो में हम इसी इंटरिम ऑर्डर्स या अंतरिम आदेश के अंतर्गत आने वाले प्रोविजन, जो कि ऑर्डर 26 के अंतर्गत दिया गया कमीशंस का प्रोविजन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। एक लिटरल टर्म में देखा जाए तो कमीशंस का मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ शक्तियां दी जाती हैं, उनको चार्ज किया जाता है। और सीपीसी के ऑर्डर 26 में दिया गया प्रोविजन भी इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में है, जहां पे ये कुछ प्रोसीडिंग के सिलसिले में इनको कुछ पर्टिकुलर वर्क दिए जाते हैं और उसके सिलसिले में इनको रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करनी होती है। एक जनरल टर्म ये है कि अगर प्रोसीडिंग के सिलसिले में कोर्ट द्वारा किसी पार्टी को या फिर किसी विटनेस को या किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया जाना है, उनको सुपरवाइज किया जाना है, तो ये कृत्य, ये काम एक ओपन कोर्ट में होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें एक स्पेशल रूल भी दिया गया है ऑर्डर 26 के अंतर्गत, जहां पे ये बताया गया है कि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं कि विटनेस को कोर्ट में तलब नहीं किया जा सकता, उनको वहां पे खड़े करके एग्जामिन नहीं किया सकता। कोई ऐसी समस्या आ गई है तो उस कंडीशन में कोर्ट कुछ लोगों को चार्ज कर सकता है, कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकता है कि वो उस व्यक्ति को एग्जामिन करें और उसके सिलसिले में एक रिपोर्ट बना के सबमिट करें। जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का कथन किसी प्रोसीडिंग के सिलसिले में आवश्यक है और वो व्यक्ति परमहंस संप्रदाय से बिलोंग करता है, और ये संप्रदाय के लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर नग्नावस्था में या नेकेड कंडीशन में ही रहते हैं। तो एक जनरल टर्म के अंतर्गत इन व्यक्तियों को कोर्ट में तलब करके इनसे जो है एग्जामिन किया जाना, इनसे बयान लिया जाना, ये सही नहीं होगा, ये युक्ति युक्त तक नहीं होगा। इसलिए कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी कि कमीशंस को अपॉइंट करके उनसे बयान लेने के सिलसिले में उनको पावर देगी। तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि आखिर किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पजेस के लिए इन कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है। तो सीपीसी के अंतर्गत इसमें कुल मिला के 7 पॉइंट दिए गए हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जहां पे सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कमीशंस को अपॉइंट किया जाएगा विटनेस को एग्जामिन करने के सिलसिले में, और इनके सिलसिले में जो प्रोविजन दिया गया है वो रूल 1 से लेकर रूल 8 तक प्रोविजन दिए गए हैं। अब इन प्रोविजन में यह बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जुरिस्डिक्शन के, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या फिर वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है लेकिन वो बीमार है, या फिर उसको कोई ऐसा रोग लगा हुआ है कि कोर्ट में वो तलब नहीं किया जा सकता, या फिर कंडीशन कुछ ऐसी है कि उस व्यक्ति को बार्ड किया गया है कि वो कोर्ट में खड़े होकर गवाही ना दे, यहाँ पे उपस्थित ना हो, तो उस कंडीशन में ये काम कमीशंस के थ्रू किया जाएगा। और या फिर वो व्यक्ति ऐसा है जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक सरकारी नौकर है, और अगर ऐसा है कि उसको बयान देने के लिए अदालत में आना पड़ा तो इससे पब्लिक सर्विस जो होता है वो अफेक्ट होगा, उसकी हानि होगी, उसको नुकसान होगा। तो इस कंडीशन में भी उसको कोर्ट में तलब ना करके वहां पे कमीशंस को भेज के उनके बयान को दर्ज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट रूल 9 और 10 के अंतर्गत आने वाला कमीशंस फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन का है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोर्ट को किसी प्रोसीडिंग में ये लगता है, ये उचित लगता है कि उनको किसी ऐसे रिपोर्ट की जरूरत है जो कि ग्राउंड पे जाके बनाई जाए, या फिर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, या फिर उसमें कोई सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पता करनी जरूरी है, और वो वैल्यू तभी पता चल सकती है जब वो व्यक्ति मार्केट में जाके या कोर्ट मार्केट में जाके पता करे। तो उस कंडीशन में कोर्ट तो मार्केट जा नहीं सकता, तो एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए, ग्राउंड सर्वे करने के लिए कोर्ट जो है वो कमीशंस को अपॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट रूल 10A के अंतर्गत आने वाला कमीशंस फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोसीडिंग में जो मुद्दा है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, या फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कोई प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो उस सिलसिले में कोर्ट, चूंकि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो बाकायदा एक प्रयोगशाला में होते हैं, और वो प्रयोगशाला में ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कुछ माइनर टूल्स होते हैं, तो उनको लाया नहीं जा सकता कोर्ट में। तो इस जगह पे ये युक्तियुक्तक हो जाता है, ये आवश्यक हो जाता है कि कोर्ट कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट करके भेजे और वहां पे जाके वो उन इन्वेस्टिगेशंस को हेल्ड करें। चौथा पॉइंट रूल 10B के अंतर्गत आने वाला कमीशंस फॉर मिनिस्टीरियल एक्ट्स के मामले में है। यहाँ पे मिनिस्टीरियल एक्ट्स का मतलब वो लिपिक वर्गीय काम है जो कि दफ्तरों में किए जाते हैं, दफ्तरों में परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी कोर्ट को पावर मिली हुई है कि वो इस सिलसिले में कमीशंस को अपॉइंट कर सकते हैं कि वहां पे जाके वो बयान दर्ज कर।
पांचवा पॉइंट रूल 10C के अंतर्गत आने वाला टू कंडक्ट अ सेल है, यानी कमीशंस उन कंडीशंस में अपॉइंट की जाएंगी, उन मैटर्स के सिलसिले में अपॉइंट की जाएंगी जहां पे कुछ सेल करना, कोई चीज़ को बेचना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मैटर कुछ पेरिशेबल गुड्स के नेचर के होते हैं, यानी नाशवान नेचर के होते हैं, नाशवान प्रकृति के होते हैं, जो कि 1 दिन 2 दिन या फिर 1 हफ्ते में बर्बाद हो जाते हैं। तो कोर्ट इन वस्तुओं को बेचने के सिलसिले में जितना भी काम होता है वो एक कमीशन को अपॉइंट करके उनको दे देती है। छठा पॉइंट रूल 11 और 12 के अंतर्गत आने वाला कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, यानी कि वो अकाउंट्स जिनको एग्जामिन करना, जो प्रोसीडिंग में एक प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, प्रश्न उनसे रिलेटेड हैं, क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे अगर अकाउंट्स को एग्जामिन करना है तो चूंकि ये कि टेक्निकल इशू है, इसमें एक एक्सपर्ट व्यक्ति का एक काम होता है, तो कोर्ट क्या करेगी कि वो उन अकाउंट्स को एग्जामिन करने का काम एक कमीशन को सौंप देगी। और सबसे लास्ट पॉइंट रूल 13 और 14 के अंतर्गत आने वाला कमीशन फॉर पार्टीशन का है, यानी कि यहाँ पे अगर डिक्री किसी पार्टीशन के सिलसिले में आ चुकी है, पास हो चुका है, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि पार्टीशन एक अच्छे तरीके से, एक न्यायपूर्ण तरीके से, एक जस्टिसिएबल तरीके से हो सके, तो यहाँ पे कोर्ट कमीशंस को अपॉइंट करके, कुछ व्यक्तियों का अपॉइंट करके उन पार्टीशंस के एक्ट को कंडक्ट करा के उनके सिलसिले में रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करने का काम सौंपती है। तो ये थे वो पर्पजेस जिनके अंतर्गत, जिनके लिए एक कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगला प्रश्न इन सिलसिले में आता है कि अगर इनको काम इतने भारी भरकम, इतने महत्वपूर्ण दिए गए हैं, तो उस सिलसिले में इनको पावर्स क्या क्या दी गई हैं या शक्तियां क्या क्या मिली हुई हैं। तो रूल 16 से लेके 18 तक इनके पावर्स के सिलसिले में सारे प्रोविजन, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पे इनको 4 पॉइंट्स के अंतर्गत पावर्स दी गई हैं। जहां पे पहला पावर इनको सम्मन्स के मामले में है, जिसमें ये पार्टीज को और पार्टीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी विटनेस हैं उनको सम्मन भेज सकती हैं कि वो उनके सामने तलब हों और अपने जो है बयान दर्ज कराएं और उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर दें या उत्तर दें। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये पॉइंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना या फिर उसको प्रोड्यूस करना आवश्यक है, तो उस सिलसिले में भी कमीशंस को यह पावर या शक्तियां मिली हुई हैं कि वो संबंधित व्यक्ति को, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो उन्हें प्रोड्यूस कर सकता है, उनको आदेश दे सकते हैं। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत यह शक्ति मिली हुई है कमीशन को कि अगर किसी स्थान से संबंधित कोई मामला है, किसी जगह से संबंधित कोई मामला है और वो जगह उस ऑर्डर में मेंशन की हुई है, तो वो कमीशन उस जगह पे एंटर कर सकते हैं, वहां पे प्रवेश कर सकते हैं। और चौथा और सबसे लास्ट प्रोविजन जो है वो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स के मामले में है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक कमीशन अगर दोनों ही पार्टीज को सम्मन भेजती है कि यहाँ पे प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए आपकी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, और वहाँ पे एक पार्टी, ज़्यादातर जो डिफेंडेंट होती है वो अगर गायब है, वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो इस सिलसिले में कमीशन को यह शक्ति मिली हुई है कि वो एक्स पार्टी कंडीशन में प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकती हैं, यानी एक पार्टी की ही उपस्थिति में वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगी। और इन सब के बाद एक माइनर सा प्रश्न जो उभर कर सामने आता है कि यहाँ पे कमीशंस क्योंकि इतने महत्वपूर्ण, इतने इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तो चूंकि वो वेलफेयर के लिए तो काम कर नहीं रही है, यहाँ पे वो काम कर रही है उन पार्टीज के सिलसिले में जिन्होंने उस कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग दायर करी है, एप्लीकेशन दिया है। तो अब इन कमीशन का खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि आने का, जाने का, बयान दर्ज कराने का कई दिन लग सकते हैं, इसमें कई सारा खर्चा हो सकता है, तो वो खर्चा कोर्ट तो वहन करेगा नहीं। तो उस सिलसिले में एक सामान्य सी बात यह है कि अगर किसी पार्टी के पक्ष में यह फैसला जाना है, यहाँ पे जो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो एक पार्टी के पक्ष में जानी है और उस पार्टी ने इस सिलसिले में अप्लाई भी किया, एप्लीकेशन भी दिया है, तो यहाँ पे कमीशन का जितना भी खर्चा आएगा वो पार्टी वहन करेगी जिसके लिए इसमें आदेश दिया गया है। तो ये थे कमीशन से रिलेटेड सारे मेन प्रोविजंस और सारे रूल्स। आई होप आपको ये सारे ही रूल्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।